बाद में करेंगे, अभी आप ले लो। थैंक यू सुधीर भाई। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। हेलो हेमंत जी। हाय। हाँ हेमंत बाबू, नमस्कार भैया। वन डे एट ए टाइम। बहुत वन डे बहुत एट ए बधाई हो टाइम। 4 साल की आपको। भाई धन्यवाद बहुत बहुत। ईश्वर की कृपा है, शराब नहीं पी है और मीटिंग में आया हूँ। ये वाकई में ईश्वर की कृपा है। तो पहले तो आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुधीर भाई का, सेरेनिटी ग्रुप का, यहाँ उपस्थित सभी मेंबरों का, और प्रवीण भाई का, हितेश भाई का। ये प्रवीण भाई, हितेश भाई, मैं जब मुझे याद है, मैं अर्ली नया नया आया था, तो आप सभी के अनुभव सुनता था। यहाँ उपस्थित बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जिनके मैं अनुभव सुन सुन के आज मैं ये 4 साल पूरे कर पाया, है ना। और जैसा कि ये बोलते ही हैं कि ये प्रोग्राम जो है, ये मीटिंग, यहाँ पे अपना अनुभव शक्ति और आशा दिया जाता है यार। हर आदमी अपना अनुभव शक्ति और आशा बांटता है, और आपके अनुभव से ही मुझे आशा मिली और शक्ति आई मुझे। जब मैं सुधीर भाई को सुनता था, या हितेश भाई को सुनता था, या प्रवीण भाई को सुनता था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती थी यार, जब ये लोग कर सकते हैं तो हेमंत तू भी कर सकता है, कोशिश तो कर, है ना। यहाँ फिर एक बात और सुनता था, आते रहो, है ना। तो वो मैं करता रहा यार, मैं आता रहा, मीटिंग करता रहा। मुझे याद है लॉकडाउन का समय चल रहा था, और काम वाम कुछ होता नहीं था। सारा दिन यही मीटिंग ही चलती थी, सारा दिन। सवेरे कभी 7 बजे उठ जाना, तो 7 बजे से शुरू, कभी 10-11 बजे उठना, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि एक ग्रुप में हम लोग लेट नाइट तक बैठे रहते थे, लेट नाइट क्या, अर्ली मॉर्निंग तक बैठे रहते थे। 7-7, 8-8 बजे तक, सवेरे रात की मीटिंग शुरू होती थी 11 बजे, खत्म होनी होती थी रात 9:30 बजे से शुरू होती थी मीटिंग। और वो सवेरे 8, 8:30, 9 बज जाते थे। उसके बाद फिर मेंबर्स के फोन आते थे। वो सब जो है, ये भाईचारा और ये प्यार था जो मेरे को हमेशा एक के साथ जोड़े रखा, है ना। मेरे को इधर उधर, मेरा दिमाग नहीं भटकने दिया, मेरे को इधर उधर जाने नहीं दिया। और बात करने के लिए, मेरी परेशानी में हर वक्त मतलब कोई ना कोई एक भाई मेरे साथ खड़ा रहा। बहुत अच्छा लगता है। आज परिवार को भी देखता हूँ, अपने पूरे भाइयों को, मेरे अपने भाइयों को भी देखता हूँ, उनके चेहरे पे जो सुकून है, जो शांति है, बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के। थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने अल्कोहलिज्म की तरफ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक शराबी बनूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार में बहुत ज्यादा बर्बादी देख चुका था। मेरे फादर अल्कोहलिक थे, मेरे घर का माहौल ऐसा ही था। रोज तकरीबन 1-2 दिन में लड़ाई झगड़े होना, पिटाई होना। मेरी अक्सर मेरी पिटाई भी हुआ करती थी, फादर पी के बहुत मारते थे यार। हाँ, वो सब गुस्सा लेके मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। फादर की डेथ हो गई 84-85 में, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, शायद 84 की ही बात है। हाँ, 84 में नवंबर का महीना था, छोटी दिवाली का दिन था, डेथ हो गई थी। उनको भी यार अल्कोहल की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और फिर मेरी मदर ने, हम 3 भाई हैं, हमने पाला पोसा। ठीक सा परिवार था, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं था, बहुत ज्यादा गया बीता भी नहीं था। मेरे दादाजी एक डॉक्टर थे, और उनका क्लिनिक था। मेरे दादाजी बेसिकली पैरालिसिस, उनको पैरालिसिस अटैक हो रखा था, तो उनके एक हाथ और एक पैर ठीक से काम नहीं करता था। तो उनको एक सहारे की जरूरत होती थी, मैं उनके साथ उनके क्लिनिक पे जाया करता था। मुझे छुट्टी नहीं देते थे यार, मेरे को इस बात की भी उनसे बड़ी गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि मेरा मन होता था पिक्चर देखने का, दोस्तों के साथ घूमने का शाम को, लेकिन वो मेरे को जाने नहीं देते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी रिजनमेंट थी यार। मेरे को नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम इतनी समझ नहीं रखता था। शराब मेरे जीवन में एक, मेरे पड़ोसी थे, उनसे, उन्होंने मेरे को पहली बार शराब ये
कह के पिलाई थी कि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। उन्होंने ये बोला था कि ये जो है दवाई का काम करेगी, दवाई है तेरे लिए और तू इसको पिएगा तो तेरे को नींद अच्छी आएगी। जबकि मैंने उनको बोला भी था कि ये तो भाई शराब है, रम है। तो कहने लगे कि ये रूटीन यूज मेडिसिन है, मतलब इसको आप रोज ले सकते हो दवाई के तौर पे, ये शराब नहीं है। मैंने पहली बार जब पी यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी नींद आई। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और वो पहला बैच आने वाले कुछ समय में 2 पैग हुए। फिर कुछ समय के बाद मैं पहले तो उन्हीं के साथ बैठता था, फिर उसके बाद मैंने खुद भी खरीदनी शुरू कर दी। और वो पता नहीं लगा यार कैसे कितनी जल्दी मैं इस तरफ आकर्षित होता चला गया, या ये कह लूं कि इसके चक्रव्यूह में फंसता चला गया। उस टाइम तो यही लगता था कि मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों के बीच में बैठना। दोस्त वाह वाही करते थे, यार तेरी भाई कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो बहुत तेरे साथ पीने में मजा आता है, ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें मैं सुना करता था और अपने आप को पीठ थपथपाता था। क्योंकि ये एक ना मेरे चरित्र का ये एक बड़ा दोष था। मुझे अपनी वाहवाही सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। ये मेरे को बाद में पता लगा कि मेरे में अंदर ये दोष है और इस दोष ने मेरी बहुत पिटाई करवाई, बहुत अच्छे से धुलाई करवाई। जो कि मेरे को बहुत बाद में ये बात समझ में आई। क्या है जी, धीरे धीरे शराब बढ़ी। उसके कुछ समय के बाद मैं दादाजी के साथ छोड़ दिया और मैं अपना अपना काम शुरू किया। अपना काम शुरू किया तो पैसा और खुला आने लग गया। परिवार ने भी पहले तो पता नहीं लगा, धीरे धीरे जब पता लगा तो मदर ने कई बार टोका कि ये ठीक नहीं कर रहा, तू ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा। तो मैं उनको बोलता था कि नहीं, मैं ठीक चल रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानता ही नहीं था कि मैं, वो बोलती थी कि तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तू हिल रहा है, पर मैं कहता था नहीं, मैं सब ठीक हूँ, मैं ठीक खड़ा हूँ। ऐसा है, मतलब हर बात में वो डिनाइल करना, अपनी बात को ऊपर रखना। खैर मदर ये भी बात बोलती थी कि भाई तू किसी को धोखा नहीं दे रहा, धोखा तो अपने आप को दे रहा है। और वो वाकई में यार मैं धोखा अपने आप को ही दे रहा था। क्योंकि सबको पता था मेरे को छोड़ के कि मैं शराबी बन चुका हूँ, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था और मैं समझने को भी तैयार नहीं था। क्योंकि मेरे को तो यही लगता था कि मैं तो चीजें अपने हिसाब से हैंडल कर रखी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मेरी शादी हुई, शादी के दौरान मेरी जब पहली बार मेरी वाइफ से मुलाकात हुई तो उसने भी यही पूछा था, फिर आप पीते हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो कभी कभार पीता हूँ। जबकि उन दिनों मैं अच्छी खासी शराब पीता था। वहां पे भी मैंने झूठ बोला। झूठ बोलना ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं तो ऐसा करता था कि कसम भी बिल्कुल मंदिर में हाथ, मूर्ति हाथ में पकड़ के भी बिल्कुल ऐसे कसम खा लेता था, झूठी कसम खाता था। मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की आंख में आंख डाल के बिल्कुल बोलता था। सामने वाला सोचता था कि सही बोल रहे हैं यार, ऐसा वो था। पर कहावत वही वही जो मेरी मदर बात बोलती थी, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा था, धोखा सिर्फ अपने आप को दे रहा था। है जी, ठीक चला। घर में ज्यादा शादी के बाद कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। थोड़े दिन के बाद बीवी समझ गई कि हाँ भाई ये है, शराबी है। और पर ठीक है, उस टाइम मैं ऐसे चलता था कि मैं ज्यादा किसी से फालतू नहीं बोलता था, अपने काम से काम रखता था, कोई हो अल्लाह नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, तो चीजें वो मैनेज हो रही थी। लेकिन हाँ, उनको थोड़ा सा ये लगता था कि भाई ये ज्यादा शराब पी रहा है। पर उन्होंने खैर ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से रोका टोका हो कि घर में माहौल खराब हुआ हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक तरह से वो भी मेरे लिए शय ही थी, है ना। तो हालात तब बिगड़े जब मेरा बेटा हुआ और उसके बाद मेरी वाइफ जो है बीमार हुई, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उसको वहां से मेरी शराब और बढ़ी। क्योंकि उस टाइम मुझे ये डर लगने लगा कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इस वजह से, और कुछ मेरी शराब पहले ही बड़ी हुई थी, मैं ज्यादा पीने लगा और डिप्रेशन में चला गया।
तो उस दौरान फिर मैंने 1 या 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। वो मैं बच गया, मेरा परिवार थोड़ा सा उस टाइम डर गया ना। काम धंधा मेरा पहले सप्लाई का था, उसके बाद मैंने दुकान करी। दिल्ली के एक मार्केट में मेरी दुकान हुआ करती थी। वो सब बिल्कुल चौपट होता चला गया। उसके बाद जैसे जैसे वाइफ ठीक हुई, रिकवर हुई, फिर काम चेंज किया। लेकिन तब तक मैं शराब की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुका था। मैंने जब डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम किया और थोड़े टाइम वो ठीक चला, वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज हुई, अपने आप को मैंने संभाला। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद ही मैं फिर, चूंकि जो जैसे यहाँ बताया गया ना अर्थव्यवस्था, वो चीजें मेरे को पहले नहीं समझता था, वो ए में आने के बाद मेरे को समझ में आई। वो जो है वहां पे मेरी अर्थव्यवस्था ने मेरे को बहुत परेशान किया, है ना। कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं उसके बारे में बहुत लंबा लंबा सोचने लग जाना, और कोई बात हुई नहीं है उसके नेगेटिव परिणामों को लेना, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना, है ना। तो वो चीजों ने मेरे को बड़ा परेशान किया, और जिसकी वजह से मैं फिर दोबारा से शराब के उसमें गया। और उस टाइम ये आलम हुआ कि जो लोग मेरे पास काम करते थे, तो उनसे मैं ये नहीं पूछता था कि भाई साहब हिसाब क्या है, काम खत्म हुआ नहीं हुआ। मैं उनको बस इतना पूछता था, भाई सप्लाई हो गई? वो कहते थे हाँ जी। तो ठीक है। ये नहीं पूछा कि क्या बचा, क्या लिया, किसका क्या दिया। बस सीधा बोलता था, भाई अपने लिए कुछ ले लेना और मेरे लिए ये सामान लेके आ जाओ, फटाफट आ जाओ दुकान पे। उन्होंने आना, वो सामान रखना, और मैंने अपना पीना शुरू कर देना। मैंने कभी नहीं देखा कि क्या हिसाब है क्या नहीं है, मतलब बिल्कुल हर एक चीज में लापरवाहियां, वो सब जो है मेरी शराब की वजह से वो थोड़े टाइम के बाद वो भी चौपट हो गया। समझ में कुछ नहीं आता था क्या होगा, जिंदगी कैसे चलेगी। मेरे एक भाई एक कंपनी में अच्छी जगह जॉब करता था, तो उसने मेरे को एक सलाह दी, कहने लगा कि भाई हम ये गाड़ी वगैरह का काम कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, है ना। और सारा कुछ काम भी मैं दिलवा दूंगा, सिर्फ आपको एक बार ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पे बिल दे के आने पड़ेंगे और पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, आपको इतना करना है। मैंने कहा ठीक है जी। तो तब ये मैंने जो है टैक्सी लाइन का काम शुरू किया, और मेरे भाई वगैरह के साथ उन्होंने मेरे को उनके मार्गदर्शन में किया। और जैसे ये में बोलते हैं ना कि अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए मेरे जैसे इंसान को, उन्होंने भी मेरे को एक बात बोली थी कि भाई हमारे पास जो है कंपनी में बड़ी गाड़ी का काम है, छोटी गाड़ी का काम नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में कीड़े ज्यादा काट रहे थे, और मैंने एक छोटी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर वो डलवाई, जबकि उसका काम नहीं था, उन्होंने साफ मना कर दिया। पर मैं नहीं माना, मैंने अपना मन की करी, और नतीजा यही हुआ कि वो गाड़ी 6-7 महीने मेरे घर के सामने खड़ी रही, काम नहीं मिलता था। आखिरी में एक काम मिला, उस पे ड्राइवर भेजे जाते थे, और उस पे क्या होता था कि ड्राइवर कोई रुक के राजी नहीं था, क्योंकि वो काम ऐसा था, सवेरे 7 बजे जाने का टाइम होता था, रात को आने का कोई टाइम नहीं था, छुट्टी कोई नहीं थी। लेकिन हाँ, गाड़ी का पैसा अच्छा मिलता था। अब एक महीने में 4 या 5 ड्राइवर बदल गए। तो फिर मेरे दोस्त से मेरी बात हुई, तो उसने बोला कि भाई तू घर घर में सारा दिन खाली रहता है, तू चला ले, तेरे को चलाने में क्या दिक्कत है। तो पहले तो मेरी अनख कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं ड्राइवर थोड़ी ना हूँ, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिकना है। फिर उसने बोला भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपना करना तो है, और खड़ी गाड़ी की कब तक किस्तें दोगे। तो शायद वो बातें कुछ समझ में आई, मैंने फिर ये काम शुरू किया। काम कुछ नहीं था उनको। तब मैं दिल्ली में रहता था, वसंत विहार से लेके गुड़गांव छोड़ना होता था, और वहाँ सारा दिन खाली बैठे रहो, और रात रात को वहां से गुड़गांव से वसंत विहार लिया। बस ये काम था, फॉरनर थे वो। और मेरी जो कैब जिनके साथ चल रही थी, वो एक लेडी थी, जैपनीज थी। उनके साथ मेरा ये शुरू हुआ।
अच्छी चली यार लाइफ, है ना। काफी अच्छे समय बीता उनके साथ, मेरे अच्छे संबंध बने, है ना। बिल्कुल पारिवारिक संबंध हो गए, और वो संबंध जैसे जैसे घनिष्ठ हुए परिवार के साथ, कि परिवार में आना जाना हुआ, तो मेरा तो फिर वही दिमाग शुरू हो गया कि अब तो सब कुछ ठीक है ना। मेरे साथ इनके संबंध भी अच्छे हैं, सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, और मेरे काम में लापरवाहियां शुरू हो गई मेरी। वहां पे मेरी शराब भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि सवेरे उतारते ही उनको पूछ लिया जाता था कि कोई प्रोग्राम है, उन्होंने मना कर देना, तो वहां पे गुड़गांव में बहुत मौज थी। सवेरे से ठेके खुल जाते थे, वहां तो 24 घंटे शराब अवेलेबल थी, तो वो पीनी और सो जाना गाड़ी में। वहां से बहुत ज्यादा पीनी शुरू करी, और नतीजा यही हुआ, उन्होंने मेरे को 2 या 3 बार वार्निंग दी, और मैं नहीं माना, और उसके बाद उन्होंने लात मार के बाहर भगा दिया कि भैया आप अपनी गाड़ी अपने पास रखो, हमें दूसरा देख लेंगे, तुम्हारा साथ हमारा पड़ता नहीं है। फिर जी रोना पिटना हल्ला मचा, क्योंकि मेरे जैसा शराबी तो यही कर सकता है, वो तो कुछ करेगा नहीं। पहले तो अपनी गलती मानेगा नहीं, गलती दूसरों पे ही डालना वो मेरी पुरानी आदत थी। और मैं उनको बार बार बोला करता था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं देहरादून चला जाऊंगा, और मैं यहाँ पे आ गया देहरादून। 1 साल के करीब मैं यहाँ परिवार से दूर रहा। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, इससे पहले मेरे को एक मैसेज मिला था मेरे दोस्त की दुकान पे ही। तो वो एक सज्जन से मिलाया मेरे दोस्त ने, कहता है कि भाई ये भी तेरे जैसे शराब पीते हैं, और आज की तारीख में काफी सालों से छोड़ रखी है। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा, भाई साहब कोई कुरबंतर है तो हमें दे दो। उन्होंने बोला भाई साहब बिल्कुल दे देंगे, आप आ जाओ। उन्होंने मेरे को दिल्ली के आर के पुरम सेक्टर 2 या सेक्टर 4 का एक चर्च था, वहां पे मेरे को बुलाया था कि वहाँ मीटिंग्स होती हैं। वो मीटिंग्स बेसिकली एमए की मीटिंग्स थी। मैं पहली बार गया, मेरा बड़ा स्वागत हुआ, 5 7 8 10 लोग बैठे हुए थे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यार, है ना, कि मेरे लिए लोगों ने ताली बजाई, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा यार बढ़िया है। वहां पे जाने का यार पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है, ऊपर वाले की कृपा कहो जो मर्जी कहो, है ना। तो मेरा ये हुआ कि मैं वहां पे जाने के 1 या 2 दिन के बाद मैं लाइट बियर पीने लग गया, और वो भी एक बियर पीता था। और मेरे को बड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं कहाँ आधी पौनी बोतल पीने वाला, और मैं एक लाइट बियर पे आ गया, और मेरे को नींद भी आ जाती थी यार, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने वहाँ मेंबर्स ने मेरे को बोला भी कि हेमंत भाई थोड़ा सा आगे ग्रीन पार्क है, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, वहाँ चले जाओ। वहाँ पे आपको अल्कोहल की मीटिंग्स होती हैं, अल्कोहलिक अनोनिमस की। तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे ठीक है। वो कहने लगे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे पहचान और अच्छी मिल जाएगी। हाँ, पर फिर वही, जैसे यहाँ फिर सुना जाता है कि भाई अपना दिमाग नहीं चलाना, मैंने अपना दिमाग चलाया, है ना। और मैं नहीं गया वहाँ। तो चलता रहा, मैं यहाँ देहरादून आ गया, यहाँ पे भी ठीक रहा, साल भर ठीक रहा, परिवार आया तब भी ठीक था। फिर 1 साल के बाद कोई 19 या 20 में फिर शराब बढ़नी शुरू हो गई, और फिर जब वो बढ़ी तो वो तो अब जो एक्सट्रीम लेवल था वो बड़ा खतरनाक था, क्योंकि अब तो ये हो गया था कि भाई 24 घंटे मेरे को दारू चाहिए। ये पोजीशन थी कि अगर मैं सो रहा हूँ या बेहोश हूँ तो वो ठीक है, अदरवाइज उठते ही मेरे को वो और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को शराब चाहिए। ये हालत थी मेरी, गाड़ी की सीट के नीचे, घर में, किचन में, जहाँ बेड के नीचे, कहीं मतलब जहाँ भी हाथ मारो एक आधा पौवा निकल आता था। मैं खरीदता हमेशा पौवा ही था, बोतलें मैंने कभी नहीं खरीदी, है ना। बहुत कम खरीदी होंगी बोतलें, मैं पौवा खरीदता था, क्योंकि उसको कैरी करना मेरे को आसान लगता था, जेब में रख लो आराम से। आलम ये हो गया कि ठेके के सामने खड़े होते ही उबाक आते थे, और घबराहट होती थी, लेकिन वो जैसे तैसे पैरा पैग अंदर जाता था, उसके बाद फिर वो सर्कल चलता था, और मैं अक्सर रोता था, और ये सोचता था कि ये कहाँ फंस गया यार मैं, है ना। ये कैसा चक्कर है मैं जिसमें फंसा हुआ हूँ। और मैं रोते हुए ये बोलता था, परमात्मा या तो तू मेरी शराब छुड़ा दे या मुझे उठा ले। और परमात्मा ने यार मुझे उठाया तो नहीं, है ना, मेरी शराब छुड़ाने के लिए मुझे आप भाइयों के साथ जोड़ दिया।
2020 में मेरी मदर की डेथ हुई। और हमारे एक मेरी चूंकि मदर का सोशल सर्कल अच्छा था, रिलेशन में जितने भी लोगों थे उनके यहाँ वाद व्यवहार सारा मेरी मदर ही करती थी, है ना, क्योंकि बड़ी थी, फैमिली की हेड थी। तो उसके बाद जो है हम लोग तीनों भाइयों के टच में रिलेटिव आए। तो उसमें एक मेरे फादर की कजन है, उनका भी नंबर आया मेरे पास। मैं उनको पहले भी जानता था, वो मेरे को पहले भी मिले हुए थे। और मैंने उन्होंने एक दिन मैंने व्हाट्सएप पे देखा मैंने उनके, तो उन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ था कि क्या आपको शराब से समस्या है और इसका समाधान है। तो मैंने अपने छोटे भाइयों से बात करी, क्योंकि मैं ऐसे, हालांकि दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ। और मैं इज्जत भी करता हूँ और डर डर भी रखता हूँ एक तरह से ना। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई उल्टा सीधा काम उनके सामने ना हो। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगे कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं भाई, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी परेशान थे यार, है ना, कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना, कभी कुछ, क्यों मेरे अल्कोहलिज्म से बहुत परेशान थे। मैंने उनसे बात करी। बात मेरे ख्याल से शायद अगस्त या सितंबर की बात है, जब मैं उनसे मदद मांगी थी। और उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से बात बात करी और मेरे को मीटिंग का लिंक दिया। और फिर जैसा कि एक ए मेंबर करता है, फॉलो अप लेता है। और शायद मैं उस दिन जिस दिन मदद मांगी, शायद मैं उस दिन जरूरत में था, लेकिन उसके बाद फिर मेरा वही डिनायल पार्ट, या ये कह लो कि मैंने एक दिमाग में ना सोच बना रखी थी कि मेरी मदर की डेथ हुई थी 14 मई को, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि उनकी पहली बरसी आएगी 2021 में, तो मैं 13 मई से शराब पीनी छोड़ दूंगा। ये शायद मेरे दिमाग में पहले से सेट कर रखा था। और मैं उनको टालता रहा, इधर उधर घुमाता रहा। एक दो बार मैंने उनसे बदतमीज से ही बात करी। लेकिन एक चीज ने मेरे को बड़ा प्रभावित किया यार, कि मेरे से उम्र में बड़े होने के बावजूद उन्होंने कोई ना रिएक्शन नहीं किया, कोई बोला नहीं कुछ। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि ये बॉल जो है पूरी तरह से बाउंस होकर मेरी तरफ आएगी, लेकिन उनके शब्द कुछ नहीं थे, वो बिल्कुल शांत थे। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी यार। तो खैर 13 मई 2021 मैंने ए में पहली ऑनलाइन मीटिंग शुरुआत करी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और पहली मीटिंग में मेरे को एहसास हो गया था कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और हमेशा हुआ है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। आप भाइयों के अनुभव जब मैंने सुने, किसी ने बोला मेरे को 8 साल हो गए, किसी ने बोला 6 महीने हो गए, किसी ने बोला 3 साल हो गए, है ना। तो मुझे लगा कि यार ये सारे आदमी बोल रहे हैं और ये झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, सच ही बोल रहे होंगे। और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था यार, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल हार मान चुका था शराब से। और फिर बात हुई मीटिंगों की, और जुड़ना शुरू हो गया यार। काम नहीं था, दिन में 3 4 5 मीटिंगें करनी, दिन में रोज का नियम बन गया 3 4 5 मीटिंगें करनी। और शराब का थोड़े दिन के बाद ही यार, मतलब कोई विचार नहीं आना, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक होने लग गया। करीबन 40 42 दिन हुए थे। और एक दिन ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, तो मेरा बेटा आया मेरे पास, कहने लगा कि मेरे को बाइक लेनी है। तो मैंने बातचीत हल्के फुल्के हंसी मजाक से शुरू हुई थी। तो मैंने बोला यार बाइक वाइक रहने दे, ये है वो है वो। बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उस पे आ गई, तू तड़ाक पे आ गई, तू तड़ाक पे आई, तो मेरी वाइफ बीच में कुछ बोलने लगी। तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी, तो मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ। खैर उस टाइम मैं बहुत बुरी तरह से वो हो गया, गुस्से में आ गया, चिढ़ गया। और मैं घर से बाहर निकला और मैं सीधा ठेके पे। करीबन उस टाइम शायद 40 45 दिन की मेरी सोबराइटी रही होगी। मुझे आज भी वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल दिख रहा है। मैं ठेके के वहां पे गाड़ी रोकी, मैं नीचे उतरा और जैसे गेट खोला तभी फोन बजा, बेटे का फोन था। उसने बोला भी कि पापा
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, आराम से बैठ के बात करेंगे, सब कुछ ठीक है। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, आप जैसे बोलोगे वैसे कर लूंगा। पर मैं नहीं माना यार, है ना। और मैंने फिर से पी, और वो जो 4-5 दिन का मेरा रिलैप्स रहा वो बहुत गंदा रहा यार ना। मैंने ये 4-5 दिन बड़ी तबाही सी मचाई। पूरे परिवार को गालियां देना, गंदी गंदी गालियां, हर आधे पौने घंटे के बाद फोन करना, अपने आप को, चीजों को इकट्ठा करना, गुस्सा भरना, फिर वो गुस्सा ऐसे निकालना। और फिर मेरे छोटे वाले भाई ने मेरे से बात करी, मेरे को चीजें थोड़ा सा समझाया, मैं कूल डाउन हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई में यार मैं गलत कर रहा हूँ, और ये मेरा व्यवहार गलत है। चीजों को आराम से बैठ के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता था। और मैं फिर दोबारा से 24 जून को मैं दोबारा से AA में आया। और मैंने दोबारा से मीटिंगें शुरू करी। और मेरे को ना एक चीज का और एहसास हुआ। मैं एक्चुअली अंदर से डर गया था उस टाइम। और मेरे को यहाँ शेयरिंग सुनता था तो मेरे को ये एक बात बार बार सुनाई देती थी कि भाई साहब, 12 कदमों का कार्यक्रम ये आप करो, स्पॉन्सर लो, और जितना जल्दी हो सके इसको करो। तो मेरे अंदर एक बात बैठ गई कि भाई साहब, ये 12 कदमों का काम, प्रोग्राम अगर मैंने नहीं किया ना, कदम नहीं किए, तो मुझे लगता था कि मैं शराब पी लूंगा, जल्दी ही पी लूंगा। तो मेरे अंदर ये बात बिल्कुल फिक्स हो चुकी थी कि भाई साहब, अगर मैं कदम नहीं करूंगा तो शराब पीऊंगा। और मुझे लगता था कि ये जो कदम करूंगा तो मैं बिल्कुल जैसे कवच बन जाता ना मेरा, है ना, तो वो कवच होगा ये मेरे ऊपर। अब प्रॉब्लम ये थी कि कदम कराएगा कौन, क्योंकि यहाँ तो मेरे फेलोशिप को इतना पहचानता नहीं था। तो ऊपर वाले ने देखो कैसे काम करता है। मैं एक ऑनलाइन मीटिंग में था रात को 9 बजे ना, तो उसमें एक मेंबर जुड़े हुए थे, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है ना, हेमंत देहरादून, मैं ऐसे ही लिखता था शुरू से ही। तो एक मेंबर जुड़े हुए थे देहरादून के, मैंने उनसे नंबर मांगा, उन्होंने अपना नंबर शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, मैंने नंबर ले लिया। उन्होंने मेरे को देहरादून फेलोशिप से जोड़ दिया। और मेरे हाथ में फिर लिटरेचर भी आया। और मैंने लिटरेचर पढ़ा, तो मैं किताबें लेके आया, तो मुझे याद है आज भी। किताब लेके आया और मैंने किताब खोली, बिग बुक उठाई, 5 पन्ने पढ़े। 12/12 उठाई, उसके ही 5 पन्ने पढ़े। लिविंग सोबर उठाई, उसके ही 5 पन्ने पढ़े। डेली रिफ्लेक्शन उठाया, उसके ही 5 पन्ने पढ़े। है ना, 4-5 दिन मैंने ऐसा किया। और मैं बाद में मेरी समझ में कुछ आया नहीं, मैंने वो किताबें उठा के साइड में रखी। है ना, मैंने कहा भाई अपनी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ने के मामले में ऐसे शुरू से ही चोर था। मीटिंगें में रेगुलर जुड़ता था। मेरे को एक मेंबर थे, उनकी शेयरिंग बड़ी अच्छी लगती थी, और उनका नंबर मेरे पास था नहीं। तो एक दिन उन्होंने चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया, मैंने उनका नंबर सेव करने के लिए डायल लिस्ट में डाला और वो किया सेव। तो वो शायद घंटी चली गई उनके पास। तो मीटिंग खत्म होने के बाद कोई 12 बजे के करीब उनका रात को फोन आया, और उन्होंने मेरे से 5 घंटे के करीब बात करी, है ना। उस टाइम मेरी रिकवरी शायद 30-35 दिन की रही होगी। तो उन्होंने मेरे को बहुत बहुत हिम्मत बढ़ाई मेरी। और मेरे से पूछा, कहने लगे हेमंत भाई कहाँ रहते हो। मैंने बताया कैसे देहरादून रहता हूँ। उन्होंने बोला फिजिकल मीटिंग करते हो, मैंने कहा नहीं करता। तो कहने लगे फिजिकल मीटिंग जाओ, होती है आपके यहाँ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि जब मैं लिटरेचर लेने गया था, किताबें लेने गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे फिजिकल मीटिंगें भी होती हैं। और उन दिनों चूंकि जो भी यहाँ पे हमारे वेन्यू थे मीटिंग के, वो तकरीबन बंद थे कोरोना की वजह से। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर पे ही होती है, और उनका घर जो है मेरे घर से मात्र 250 या 300 मीटर दूर था। तो उन्होंने बोला भी कि आ जाना, मैंने कहा ठीक है जी। तो कहने लगे, मैंने कहा मैं गया नहीं जी, मेरे घर के पास में नहीं थी। कहने लगे एक बार जाओ। तो पहली बार जब फिजिकल मीटिंग गया, तो वहाँ पे अच्छा लगा मुझे। काफी सारे मेंबर्स थे उन दिनों।
यहाँ पे भी काम वाम नहीं होता था तो सारे मेंबर्स मीटिंग करते ही थे, है ना। तो काफी अच्छी गैदरिंग थी, करीब 25-30 मेंबर्स बैठे हुए थे। और यहाँ पे क्या था कि अ, हफ्ते में 2-3 बार ही वहाँ लंच का प्रोग्राम हो जाता था, और चाय का सेशन तो तकरीबन हर मीटिंग के बाद होता ही था। तो वो एक बड़ा अच्छा सा लगता था, अपनापन सा बन गया था। पर यहाँ पे एक दिक्कत थी, प्रोग्राम की बात कोई नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे वही बोलते थे। मैंने एक मेंबर से पूछा, मैंने कहा कि आपने 12 कदमों का प्रोग्राम किया है? तो कहने लगे कि प्रोग्राम तो नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ मीटिंग आते रहोगे तो आपका जो है 12 स्टेप हो जाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार मीटिंग में मैं कुछ और सुनता हूँ, यहाँ पे कुछ और बताते हैं। खैर ठीक है, मैंने कहा इनकी अपनी सोच है, और करना तो मुझे ही है ना। तो मैंने जो मेंबर थे जो ऑनलाइन मिले थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कि मेरे को ये 12 स्टेप प्रोग्राम करना है, तो आप मुझे करा दो। तो उन्होंने कहा कि हेमंत भाई, मैं आपका स्पॉन्सर तो बन जाऊंगा, मुझे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना स्पॉन्सर जो है फिजिकली बनाओ, जो आपके आसपास हो। तो मैंने कहा मेरे को तो कोई समझ में नहीं आ रहा। कह रहे मीटिंग जाते हो ना? मैंने कहा हाँ। कहते कोई ना कोई तो मेंबर ऐसा लगता होगा। मैंने कहा हाँ जी, नजर आते हैं। कहते कोई सीनियर मेंबर भी है? मैंने कहा है। तो कहने लगे उनसे बात करो। फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को जो प्रोग्राम कराया, वो 12 स्टेप का प्रोग्राम, वो बुक से कराया। एनए की गाइड थी वो, बेसिकली स्टेप वर्किंग गाइड बोलते हैं। उस टाइम भी वहां पे मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को मना तो किया। उन्होंने कहा कि हेमंत, आप अल्कोहल वाले हो, आपको बिल बुक से करने चाहिए। लेकिन कराने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। या तो उनकी वजह मेरे को ना पूछी मैंने, लेकिन उन्होंने किसी ने एक दो से बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करा नहीं सकते, लेकिन वजह नहीं बताई। तो मेरे को यही लगा, मैंने कहा यार गर्ज किसी को नहीं है, तकलीफ मेरे को है। तो जो तेरे को मिल रहा है वो तू ले ले, क्योंकि मैं उस मेंबर को प्रति ना बड़ा वो था, अट्रैक्टेड था। क्योंकि उनके चेहरे पे बिल्कुल शांत रहते थे, काम रहते थे। उनको मैंने कभी किसी से फालतू बोलते नहीं देखा, किसी से फालतू बहस करते नहीं देखा। तो ये सब चीजें यार मेरे को बड़ा मेरे लिए ना अट्रैक्शन था। मैं यही कहता था, मैंने कहा यार ये अगर इनके पैर के नाखून के बराबर ही जितना इनके पास है, अगर उनके नाखून के बराबर भी मेरे को मिल गया ना, तो मेरे लिए बहुत है यार, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैं अंदर से बड़ा परेशान था ना, कि जैसे देखता था कि वो बंदा शांत रहता है, और मैं तो माथे पे हमेशा 3 लकीरें बनी रहती थी यार। तो खैर मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम किया तो मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई, अब मैं शराब नहीं पी सकता। और मेरे गाड़ी अच्छी चलने लग गई, मैं थोड़ा बहुत सर्विस वगैरह में भी आ गया, ये सब काम करने लग गया। अब मैं सर्विस में आया तो कई बार कुछ उतार चढ़ाव भी हुए, तो मैं अपने आप को देखता था कि मैं थोड़ा सा हो जाता था परेशान। हालांकि मैं कभी वैसे नहीं हुआ जैसे कि मेरा पुराना पैटर्न होता था, कि मेरे को तो पुराना तो ये था कि अगर मेरे को कोई एक बोले तो मैं चार सुनाता था, है ना। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई। फिर एक दो मेंबर थे जो कि हमारे, हम साथ साथ के ही थे, तो मैं उनको भी देखता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो उनके उनकी जब शेयरिंग करते थे, उनसे बात होती थी, तो उनमें जो उनकी बात से लगता था, उनकी हम्बलनेस, उनका पोलाइटनेस, है ना। और जिस हिसाब से वो प्रोग्राम की बात करते थे, मुझे लगता था कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर चीज जो है मिस है। अब क्या करूं भाई। फिर एक दिन ऐसे ही एक मेंबर जुड़े हुए हैं अभी भी, बीच में है, इनसे मेरी अक्सर बात होती थी, क्योंकि ये मेरे साथ के ही थे। और इनके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही थी, तो इनसे मैं बात कर रहा था। इन्होंने मेरे को रात को बात कर रहे थे कोई 11, 11:15 बजे, कहने लगे कि मैंने बात करी है किसी से 12 स्टेप के लिए, तो उनका जो है वो ऑनलाइन कराते हैं, तो अगर आप करना चाहो तो उनसे बात कर लो। तो मैंने कहा ठीक है यार, सवेरे नंबर भेज देना। क्या इनको पता था मेरी आदत कैसी है, इन्होंने बोला नहीं अभी नंबर भेज दो, आप अभी बात करो। अरे मैंने कहा अभी 11, 11:15 हो रहे, नहीं नहीं अभी भेज दो। उन्होंने नंबर भेजा, मैंने कहा फोन तो नहीं करूंगा, कहते मैसेज डाल दो। मैंने मैसेज डाला, उसी टाइम रिप्लाई आ गया उनका,
कहने लगे हेमंत जी सवेरे बात करते हैं। अगले दिन से फिर उनके साथ बात हुई तो उन्होंने बोला इस तारीख को मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, तो आप उसमें जुड़ जाना। मैंने कहा ठीक है जी। तो उनके साथ मैंने यार शुरुआत करी। फिर वो स्टेप वर्क जो शुरू हुए वो बिग बुक से शुरू हुए यार, है ना। और वहां से चीजें बहुत सारी समझ में आनी शुरू हुई। किताब जब मैंने पढ़ी ना, हालांकि मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता, मेरा इतना वो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं ना किताब जब पढ़ता हूँ या कोई भी पढ़ता हूँ तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। मेरा दिमाग जो है इधर उधर भागता है ना। तो मैं कभी कुछ करता हूँ कभी कुछ करता हूँ, लेकिन मैं कंसंट्रेशन पूरा नहीं कर पाता। खैर, मैं अक्सर यही बात इसलिए एक बात मैं बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को मेरी समझ और मेरी जरूरत के हिसाब से जो भी चीज है वो मेरी जरूरत और मेरी समझ के हिसाब से दी है ना। जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी क्षमता है लेने की, तो मैं उतना ही ले पाऊंगा यार। उससे ज्यादा तो खैर क्या कोई देगा मुझे, और क्या मैं ले पाऊंगा। तो खैर मेरे पास जो भी है यार, मेरे अपने हिसाब से बहुत है, बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा है। इतनी समझ आ गई यार कि मेरे लिए आज क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो जब मैं उनके साथ पांचवा कदम करने गया, और वो जो मेरा साथी भाई था वो भी आया था, है ना। तो हम दोनों थे, और वो साथी भाई भी आया था जिसको देख के मैं अट्रैक्ट होता था। तो बात बात हुई, उनके साथ भी बड़ा अच्छा लगा। प्रोग्राम जब फिफ्थ स्टार्ट किया स्पॉन्सर के साथ, मेरा परिवार अक्सर मेरे को बोलता था कि भाई तू तो बड़ा अच्छा है, सिर्फ तू तेरे साथ दिक्कत क्या है, तू शराब ज्यादा पीता है ना। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा हूँ, उन्होंने सारा मेरे से बचपन से लेके तब तक की बातें सुनी जितनी मेरे को याद थी, कुछ अपने बारे में बताया। फिर उन्होंने मेरी किताब जो मैंने इन्वेंटरी लिखी हुई थी पोस्ट तक की वो सारी पढ़ी। उसके बाद जो एक दो चीजें उन्होंने मोटी मोटी बताई, वो उसमें सबसे बड़ी बात थी, जो मेरे अंदर बदला लेने की भावना थी ना, वो बड़ी खतरनाक थी, है ना। और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता था। इसका जब उन्होंने बता रहे थे वो मेरे को, तो मेरे को याद आ रहा था कि मैंने जो अपने परिवार में इस तरह की कई बार ऐसी बातें करी। मेरा को याद है, मेरा भाई एक बार मेरे से बोल रहा था, कहता है कि यार भाई तेरे बच्चे हैं, तू इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो मैंने उस मेरे को आज भी वो शब्द याद है, मैंने ऐसे ही बोला था कि भाई मेरे को जो मिला है वो इन्हीं को दूंगा, है ना। क्योंकि मेरे को मेरे फादर डांटा करते थे, मारा करते थे, तो और चिल्लाते थे, तो मेरे को मतलब वो ऐसी वो थी कि मतलब अगर मेरे बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चलते थे तो ये स्तर था मेरा, जो है ना, गिरावट का। मैं ऐसी सोच रखता था, मैं ये भूल जाता था कि ये जो है, इनको मैं इस धरती पे लेके आया हूँ, इनका कोई कसूर नहीं है ना। ये मेरी वजह से इस धरती पे है, और मैं मतलब इस लेवल तक जा रहा हूँ। खैर, स्पॉन्सर के साथ बना रहा प्रोग्राम, उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे किया। इन्वेंट्री भेजनी शुरू करी। आज की तारीख में नहीं भेजता, लेकिन पहले बीच में लगातार भेजता था, और बड़ी ईमानदारी से लिखता था यार। जो मेरे साथ होता था मैं वो लिख के बताता था, और मेरे को जहाँ जहाँ मेरी कमी होती थी वो मेरे को बताते थे ना। उन्होंने मुझे सिखाया कि परिवार के साथ कैसे रहना है, कैसे जुड़ना है ना। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर चीज में अपनी नाक नहीं अड़ानी, अपनी उंगली नहीं डालनी। बच्चे हैं, उनको भी जैसे जीना चाहते हैं उनको जीने दो, मत उनको बीच में उंगली करो। वो सब करना बंद किया यार। जैसा प्रोग्राम में जैसा स्पॉन्सर बोलता था वैसे करता रहा यार, है ना। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज परिवार साथ में बैठता है, बात करता है ना, हंसी मजाक करता है। और आज उनको डर नहीं है। आज वो बिल्कुल शांति से बात कर सकते हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा बेटा मजाक में मेरे से एक बात कहने लगा, कह रहा जी आपने तो मेरा सारे सपने चूर करा दिए है ना। कि आपने मैंने आपसे बोला बाइक लेके दो, मैंने उसको बाइक अपने डर की वजह से नहीं लेके दी, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि इसके साथ कुछ हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं उस वक्त उसका ईश्वर बना हुआ था, है ना। लेकिन वो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि भाई वो तो ऊपर वाला है,
वो करेगा जो करेगा, तू क्यों उसका भगवान बन गया। तो जब स्पॉन्सर के टच में आया उसके बाद मैंने उसको बाइक फिर भी नहीं लेके दी, लेकिन मैंने उसकी बात भी रखी, मैंने उसको स्कूटी लेके दी, है ना। और जो मैं डर था वो डर भी हुआ। वो नंबर भी नहीं मिला था उसका, एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट वोट लगी, लेकिन मैं शांत था, मैं परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उस ऊपर वाले पे विश्वास हो चुका था कि वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, है ना। तो फिर वो बोलने लगा कि मेरा बड़ा सपना था कॉलेज जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और एक सपना और था, कहता है कि मेरा बड़ा मन है कि आपके साथ बैठ के एक एक पैग लगाना था, और आपने तो पीनी छोड़ दी। तो मैंने कहा भाई, बाकी सारी बातें मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये वाली बात के लिए ना मुझे माफ कर दिया। तेरी इच्छा हो तो बैठ दियो, मैं तेरे साथ कैंपा कुंपा लेके बैठ जाऊंगा, पी लूंगा, है ना। आज मतलब इस तरह की हंसी मजाक होती है यार। और कुछ चीजें हैं यार, सर्विस के पार्ट में आया मैं, है ना। तो ये पिछले साल की बात है, मैं इंटरग्रुप में सर्विस का मौका मिला था, और मेरे साथ का ही एक बंदा था यार, वो कुछ कहता था कभी कुछ कहता था, मैं थोड़ा सा ना एक दो बार उसको समझाने की कोशिश करी, पर वो बात मानने को तैयार नहीं होता था। एक दिन वो कुछ ज्यादा ही अजीब से तरीके से उसने मेरे से, उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे भी बोल सकता है। मुझे बोला तो मैं बड़ा उस दिन शौक सा लगा, और उसका फोन रखा और मैं बैठा हुआ कमरे में, मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे बोल दिया यार। इतने में मेरी वाइफ अंदर आई, तो उसने मेरा चेहरा देखा, कहती क्या हुआ था भाई, परेशान हो गया, परेशान लग रहा है तो बहुत ज्यादा। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहती नहीं ऐसा कुछ कुछ तो है भाई, कि भाई मतलब, कहती कि जब से मैंने देखा है भाई आपको शराब बंद किए हुए, उसके बाद आज कहती मैंने पहली बार देखा है आपके चेहरे पे इतना मतलब ऐसे परेशान उदास सा देखा है। तो उस दिन मुझे भी एहसास हुआ कि यार ये तो वाकई में बड़े मतलब, ये बात तो अब मुझे लग रहा है कि भाई ये मेरी उस पे आ गई है ना, कि मेरे को उस दिन फिर डर सा लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं क्योंकि उससे पहले कुछ एक ऐसी घटना हो चुकी थी, तो मैं उसको भी लेके बड़ा डर गया था। मेरा एक बहुत करीबी था यार, वो स्लिप हो गया था, तो मेरे को उस चीज का भी बड़ा डर लगा, है ना। तो मैंने कहा भैया ये सब चीजें वो तब तक ही अच्छी हैं जब तक मैं ठीक हूँ, और मैं तब तक ठीक हूँ जब तक मेरा जो है दिमाग शांत है। अगर मेरे दिमाग में ज्यादा उथल पुथल हो रही है तो भाई इन सब चीजों को ना दूर से नमस्ते करो, है ना। तो मैंने उसी टाइम वो ग्रुप श्रुप सारे छोड़े, और उसके लिए भी मैंने लिख दिया, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि मुझे यार आज की तारीख में ना ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे कि मेरा जो है मानसिक स्वास्थ्य को जो है परेशानी हो, है ना। क्योंकि इसका शांत रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आज यार ऐसे जो कुछ है एक दो मेंबर्स हैं, मैंने उनके साथ बिल्कुल बकायदा दूरी बना रखी है ना। कि मेंबर हैं उनका बिल्कुल है, सिर माथे पे बैठते हैं भाई, है ना। उनके साथ राम रहीम है, हाय हेलो है, लेकिन उनके साथ उतना क्लोज नहीं जाना, ना ही उनको अपने इतना क्लोज आने देना कि कल को कोई ऐसी बात हो जिससे कि मैं फिर परेशान हूँ। एक दायरा सा बना के रखा हुआ है यार। और ये सब जो आज मैं कर पा रहा हूँ ना, ये सब चीजें मैं कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं जैसा भी है मेरी जितनी समझ है मैंने प्रोग्राम किया है, और जो मेरे साथ में जो लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ, है ना, उनसे जब मैं सलाह लेता हूँ तो वो चीजें वो काम कर रही हैं, है ना। तो क्योंकि मेरे लिए यार पहली प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे, कि भाई मेरे को पहले घूंट से दूर रहना है, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। ये मेरे को सबसे पहला काम तो यही करना है। क्योंकि अगर मैं शराब से दूर रहूंगा तो मुझे लगता है मैं सारे काम कर सकता हूँ, और अगर मैंने पी ली तो फिर तो सारी कहानी खराब है, जीरो है फिर तो मामला। उसके लिए यार मेरे को इस दायरे में रहना है, आप भाइयों के साथ जुड़ के रहना है ना। तो प्रोग्राम जैसा भी मेरे को आता है मैं उतना प्रैक्टिस कर लेता हूँ यार। और बाकी सब ठीक चल रहा है, जिंदगी पहले से बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। और आज परिवार सुख शांति से है,
मेरे भाई जो कि मेरे से 250 पौने 300 किलोमीटर दूर हैं, वो भी आज सुख शांति से सोते हैं यार। क्योंकि उनको मैंने बहुत भगाया है, दिल्ली के अंदर बहुत भगाया है। आधी आधी रात में वो बेचारे भागे। बाकी कृपा बनी हुई है ऊपर वाले की यार, और आप भाइयों का साथ बना हुआ है, फेलोशिप का साथ है, स्पॉन्सर का साथ है। आज मैं शराब के पहले मूड से दूर हूँ, एक जिंदगी अच्छी जी रहा हूँ। और एक बार फिर आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी फेलोशिप का, है ना। जिस दिन से मैं ए से जुड़ा, और जो भी भाई, जो भी साथी अपने अनुभव साझा करते हैं, हर उस इंसान का धन्यवाद करता हूँ जो ए से जुड़ा हुआ है यार, है ना। क्योंकि आप सभी के साथ से ये हो पाया। आज मैं 4 साल शराब से दूर रह पा रहा हूँ, और आज भी शराब से दूर हूँ वो सिर्फ इसीलिए कि आप भाइयों का साथ बना हुआ है। आप भाई प्रोग्राम से जुड़े हुए, आपने सर्विस दी, आपने ये मीटिंग रूम तैयार किए मेरे जैसे न्यू कमर के लिए। तो इनका सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और थैंक यू सुधीर भाई, और थैंक यू सेरेनिटी ग्रुप, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधीर भाई। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org, और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।